आईक्यू लेवल एकेडमी की तरफ से आपको प्यारी सी सुबह की गुड मॉर्निंग। आज का एक अपना टॉपिक सेकंड ग्रेड में दे रखा है। हर एग्जाम में आता है, फर्स्ट ग्रेड में भी आता है, आरएस में भी आता है, और भी कोई एग्जाम होती है जिसके अंदर पर्यावरणीय मुद्दे, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे इस टॉपिक से, पर्यावरणीय मुद्दे और रणनीतियां। कि पर्यावरणीय मुद्दे, पहली बात तो दे रखी है कि उन्होंने विश्व की ज्योग्राफी में दे रखी है, तो हम विश्व स्तर पे पढ़ेंगे। यदि भारत की ज्योग्राफी का टॉपिक होता तो भारत स्तर पे पढ़ते। तो इसके अंदर पर्यावरणीय मुद्दे और रणनीतियां दे रखी हैं। पर्यावरण किसे कहते हैं? हमारे चारों ओर जो फैले वायु के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। और यदि पूछ लिया जाए कि वायुमंडल में किस हिसाब का है, वायुमंडल वायुमंडल जो है उसके अंदर कौन कौन सी वायु का घनत्व है या किस हिसाब से वायु है, तो आपको पता ही है, नाइट्रोजन 78% है। ठीक है, 78% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन जो है वो 21% है। ठीक है, उसके बाद आर्गन आता है आपका, आर्गन जो है वो 0.93% है। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आता है आपका, वो है 0.03%। चार चीजें दी गई हैं मुख्य तौर पे। ये यूं का यूं पूछा लिया जाता है। जो नाइट्रोजन है वो 78% है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन के बिना तो आप जानते हो ये जो मैगी कुरकुरा की थैली आती है उसमें भी नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ठीक है, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन जो है वो थर्ड नंबर पे है। इनका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम है, 0.03। अन्य जो गैस बच गई उसके अंदर क्रिप्टोन है, जेनोन है, रेडोन है, जो अक्रिय गैस जिनको बोला जाता है ना साइंस में, वो सारी अक्रिय जो किसी से क्रिया नहीं करती वो बच गई। वो जिनोन है, हीलियम है, जलवाष्प है, रेडोन है, तो वो सारी गैसें हो गई। अब बात आती है पर्यावरण की। पर्यावरण क्या होता है? हमारे चारों तरफ फैले हुए वायु के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। फिर कहते हैं पर्यावरण, प्रदूषण की बात और आती है। इसके बाद प्रदूषण और होता है, प्रदूषण। ठीक है, तो प्रदूषण जो होता है ना, पर्यावरण प्रदूषण, प्रदूषण के अंदर बोला गया है कि जो हमारे चारों तरफ जो वायु का आवरण है उसका जो संगठित रूप है, ठीक है, प्राकृतिक तौर पे ये है, इसका बिगड़ना ही पर्यावरण प्रदूषण है, चाहे वो किसी भी बेस के अंदर बिगड़ता हो। तो पहला बोला गया कि प्राथमिक प्रदूषण, प्राथमिक प्रदूषण। प्राथमिक प्रदूषण कौन से होता है? जो डायरेक्ट आदमी, जिन कि आदमी कोई क्रिया करता है, व्यक्ति मानव जीव जो क्रिया करता है उससे डायरेक्ट पर्यावरण के अंदर जो चीज आ जाती है उसको बोला जाता है प्राथमिक पर्यावरण बोला जाता है। ठीक है, उसके अंदर आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई। कार्बन मोनोऑक्साइड तो बहुत जहरीली गैस होती है, सर्दियों में अंगीठिया वगैरह जला के जो काम करते हैं वो। फिर अमोनिया गैस हो गई, NH3, NH3, अमोनिया जो गैस हो गई वो इसके अंदर आती है। फिर एक सल्फर डाइऑक्साइड आती है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इस सल्फर डाइऑक्साइड का तो हेलेंस्की के अंदर पहली बार पता चला था 1985 के अंदर, जो आपका हेलेंस्की के अंदर प्रोटोकॉल हुआ था उसमें पता चला था कि सल्फर को कम करना है, नहीं तो ये सल्फर आदमी के लिए ज्यादा घातक है। प्राथमिक के अंदर केवल 5 ही है, यूं के यूं पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये अब आता है द्वितीय प्रदूषक, द्वितीय प्रदूषक, द्वितीय प्रदूषक। द्वितीय प्रदूषक में आपका SO3 होता है, SO3, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। फिर ये नाइट्रिक जो नाइट्रिक एसिड है होता है वो होता है, और ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है जिसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। फिर ये H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। फिर ये O3 ओजोन होता है, और पैन होता है पर ऑक्सी एसिटिक नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसिटिक नाइट्रेट। ये भी 5 नाम है, सीधे के सीधे एग्जाम के अंदर सरकार दिए जाते हैं कि द्वितीय प्रदूषक कौन से हैं, या पहले प्रदूषक और द्वितीय प्रदूषक में कोई एक चीज देखना हो कि अलग कौन सा है, तो अलग ये है कि ये बाद में जुड़े हैं, तो इनके या तो ये 2 से ज्यादा होंगे या फिर अक्सर ज्यादा होंगे। इस टाइप का अपना सीधा सा फॉर्मूला देख लेना है। यदि SO2 हो जाता है तो 2 उसके अंदर है, प्राथमिक में है, 3 हो जाता है, तो इस टाइप का फंडा अपने को अपनाना है कि हाँ यार ये बड़े बड़े नाम आ रहे हैं सारे के सारे, तो ये द्वितीय द्वितीय जो प्रदूषक है उसके अंदर आएंगे। अब आता है औद्योगिक प्रदूषक, औद्योगिक पूछ लिया जाता है, ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। औद्योगिक प्रदूषक, औद्योगिक प्रदूषक के अंदर कौन कौन से आते हैं? आपके उद्योगों के अंदर प्रदूषक कौन कौन से होते हैं? तो औद्योगिक के अंदर आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है ना,
और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, ठीक है। इसके अलावा आपकी अमोनिया निकलती है, NH3 निकलती है, अमोनिया निकलती है। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड भी काम में लिया जाता है औद्योगिक के अंदर, है ना। नाइट्रिक एसिड जो होता है ये भी काम में लिया जाता है। और ये जो है H2SO4, H2SO4 और HNO3, ये जो है आपके, ये कौन से हैं, औद्योगिक प्रदूषक माने जाते हैं। ये उद्योगों से निकलने वाले खतरनाक प्रदूषक माने जाते हैं। अगले अपन प्रदूषण को बांट लेते हैं। प्रदूषण आपको पता ही है, पहला वायु प्रदूषण होता है। वायु का जो संगठित रूप होता है, प्राकृतिक रूप, उसको यदि कोई अन्य जो तत्व होते हैं या घटक होते हैं उसके अंदर मिल जाते हैं तो वो वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण, ठीक है। वायु प्रदूषण के अंदर दिया गया है, क्या दिया गया है कि ये जो होता किससे है, ये आपको पता है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो अमोनिया गैस है, नाइट्रिक एसिड जो होते हैं या सल्फर डाइऑक्साइड जो भी होते हैं, वो वायु के अंदर कैसे तैसे करके गैसेज जो होंगे इसके अंदर गैस आएंगी। तो गैस जैसे मिल जाती है वायु के अंदर तो उसके जो सीक्वेंस थी उसको बिगाड़ देती है, बिगाड़ देती है। तो इससे क्या रोग होंगे, रोग, क्योंकि इसमें गैसें ही होंगी। और रोग कौन से होंगे, सिलिकोसिस, सिलिकोसिस, सिलिकोसिस रोग, क्योंकि सिलिकोसिस नीति जारी करने वाला राजस्थान दूसरा राज्य था और हरियाणा पहला राज्य था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सिलिकोसिस रोग हो जाते हैं। ये क्या करते हैं कि सीधी अपने श्वसन तंत्र को, सांस से लेते हैं ना अपन, तो सीधे श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं, श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। जो अपन सांस लेते हैं सीधा श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। फिर इससे एक ब्लैक लंग्स रोग हो जाता है, ब्लैक ब्लैक लंग्स रोग हो जाता है। लंग्स फेफड़े होते हैं और रोग, रोग हो जाता है काली धुआं, दिल्ली वगैरह के अंदर, पंजाब के अंदर जो काली धुआं पराली की उड़ के आती है ना, उससे ये रोग होता है भाई, ये पूछा जा सकता है। क्योंकि वो सांस के साथ जाएगी तो काला जो होता है ना वो पूरा अपने लंग्स में जम जाएगा, फेफड़ों के अंदर जम जाएगा, तो ब्लैक लंग्स रोग होता है। इसका इतना ही है, ये वायु प्रदूषण है। आगे आता है जल प्रदूषण, क्यों प्रदूषण, ठीक। वायु प्रदूषण के अंदर एक चीज और मानी गई है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या माना है कि यदि 2.5 माइक्रोमीटर से या पार्टिकल्स पर मीटर से, PM जिसको बोलते हैं 10 पार्टिकल पर मीटर से, बहुत छोटे छोटे कण जो होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए सबसे घातक है, उनको सबसे घातक बताया गया है। जैसे दिल्ली के अंदर पिछले महीने आपको पता ही है कि 5 दिन की बच्चों की स्कूल की छुट्टियां पड़ी थी, क्योंकि वो पराली जलाते हैं पंजाब हरियाणा वाले, चावल का भूसा उसको पराली बोलते हैं। तो वो जलाते हैं, फिर क्या वो ऊपर हवा में उड़ता उड़ता दिल्ली के ऊपर आके गिरता है, दिल्ली के ऊपर आके गिरता है तो पूरी दिल्ली को काला बना देता है, और वो उससे जो है काफी रोग हो जाते हैं। और ये जो टुकड़ा माना गया है ना WHO ने कि भाई कितना होना चाहिए, तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि 2.5 माइक्रोमीटर या फिर 10 PM जो पार्टिकल्स पर मीटर जो होते हैं वो एक ही बात है। इससे छोटे जो होते हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। हाय दोस्तों, आपका ये टॉपिक जो आपके रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ले रहे हैं अपन। तो जल प्रदूषण, एक आता है राष्ट्रीय अभियान पर्यावरण अभियांत्रिकी जो होती है, पर्यावरण की जो बड़ी इंस्टीट्यूट है वो नागपुर के अंदर है, पूछ लिया जाता है। फिर जल प्रदूषण, जल के अंदर जो अनेक अशुद्धियां हैं, कीटनाशक है, पीड़कनाशक है, या कोई औद्योगिक मल है, कचरा है, या मतलब इंसानों का मल है, जानवरों का, मवेशियां वगैरह जो भी गिर जाते हैं उससे जल का क्या हो जाता है, प्रदूषण खत्म हो जाता है। जैसे नमामि गंगे चला था, नमामि गंगे, नमामि गंगे जो था वो 2014 में चला था, आपको पता ही है। तो नमामि गंगे भारत सरकार ने प्रोग्राम चलाया था। तो ये सारे जल प्रदूषण को मिटाने के लिए, गंगा साफ के लिए, गंगा सफाई के लिए ये प्रोग्राम चले थे। राजस्थान के अंदर भी अपनी इंदिरा गांधी नहर स्वच्छता अभियान चला था, ठीक है। तो क्या हुआ, इसके अंदर दस्त लग जाते हैं, हेपेटाइटिस हो जाता है। कुछ ये पूछा जाता है कि हेपेटाइटिस जो है वो किससे होता है, कौन से प्रदूषण से होता है, तो वो जल प्रदूषण से, पानी पीने से, गंदा पानी पीने से होता है। संचारी रोग हो जाते हैं, कुछ ऐसे रोग हो जाते हैं जो पीढ़ियों तक चलते हैं, उनको संचारी रोग बोलते हैं, ठीक है। फ्लोराइड यदि होता है, ज्यादा फ्लोराइड हो गया तो फ्लोरोसिस रोग हो जाते हैं, कुबड़ पट्टी हो जाती है, बाका पट्टी जिसको बोलते हैं, आदमी बाकी हो जाते हैं, छोटी उम्र में बूढ़े लगने लग जाते हैं, दांतों हड्डियां ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ये क्वेश्चन RPSC का रिपीट क्वेश्चन है, RPSC ने कई बार रिपीट किया है इसको कि 0.5 से लेके 1.5 ppm देते हैं या 1 मिलीग्राम देते हैं, कि 0.5 से लेके 1.5 मिलीग्राम यदि 1 लीटर के अंदर है फ्लोराइड तो वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है।
क्योंकि शरीर को भी थोड़ा बहुत फ्लोराइड चाहिए ना। तो उन्होंने पूछा कि कितना फ्लोराइड स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि राजस्थान में मैक्सिमम फ्लोराइड उतरता है, निकलता है, तो इसकी वजह से ये क्वेश्चन ज्यादा पर आरपीएससी पूछ चुकी है। आगे दे रखा है आर्सेनिक से ब्लैक फुट हो जाते हैं, त्वचा का कैंसर, पैर जो होते हैं वो काले चकते हो जाते हैं उनको। फिर पारा से आपको पता है मिनीमाता हुआ था, ये 2013 के अंदर जापान के अंदर बैठक भी हुई थी इसको लेके, मिनीमाता रोग को लेके बैठक भी हुई थी। क्योंकि मिनीमाता कैसे हुआ, वो एक तालाब था, तालाब के अंदर मछलियां थी, और मछलियों के अंदर औद्योगिक पारा जाता था, वो मछलियां जो थी वो पारा खा गई, वो पारा खाने से लोगों ने वो मछलियां खा ली। अब वो मछलियां खा ली तो 10% तो आप जानते हो जो आपकी श्रृंखला होती है, खाद्य श्रृंखला जिसको बोलते हैं, 10% उसके अंदर ट्रांसफर हो गई, और उन लोगों के मिनीमाता रोग मिला था। मिनीमाता का इलाज भी नहीं मिला। फिर कैडमियम से इटाई इटाई होता है, इटाई इटाई रोग एक सी मच्छी होती है, सीसी मच्छी होती है जंगलों के अंदर अमेजन में, वो खा जाती है ना, तो भी ये इटाई इटाई रोग हो जाता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है, जहरीला होता है ये। नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है कि बच्चा जब होता है ना, तो यदि आदमी नाइट्रोजन मिला हुआ पानी बार बार पिएगा ना, तो वो औरत के यदि बच्चा होगा तो बच्चे के पूरे शरीर के ऊपर और ब्लू ब्लू नीले नीले चकते हो जाते हैं, उसको ब्लू बेबी सिंड्रोम बोला जाता है। ठीक है, हेजा होता है, पीलिया आपका होता ही है, हेजा कोलेरा से होता है, आपको पता है कोलेरा इसका जो है विषाणु है। आगे आता है गन्ने, गन्ने से, तो गन्ने से क्या होता है कि गन्ना जो आदमी खेतों के अंदर वो करते हैं, आपका गन्ना निकाल के गुड़ बनाते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो बारगोसिस होता है, क्योंकि गन्ने का जो वैज्ञानिक नाम दिया गया वो बारग लिया गया, बारगोसिस कर दिया गया। कपास का बीसी, आप जानते हो बीसी जो है, तो बिसोनोसिस हो गया। लोहे से कमी से एनीमिया हो जाएगा, लोहे की कमी जो होगी ना तो वो एनीमिया हो जाएगा, और लोहे की अधिकता हो जाती है तो वो लोहा अधिकतम बोल देते हैं उसको। तांबा से चैलकोसिस बोलते हैं, चैलकोसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि तांबा सबसे अच्छा चालक माना जाता है, इसलिए इससे चैलकोसिस होता है। अब आता है अपना ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण जो वही होता है जो 60 डेसिबल से ज्यादा, ध्वनि की तीव्रता किससे नापते हैं, तीव्रता पूछ लिया जाता है, तीव्रता, तो ये 60 मतलब डेसिबल में नापी जाती है, डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता जो है वो डेसिबल के अंदर नापी जाती है, पूछा जाता है। फिर बोला गया है कि यदि आदमी जो होता है ना वो 60 डेसिबल तक की ध्वनि उसको करण प्रिय लगती है, गाने हो चाहे कुछ भी हो, यदि ज्यादा गम के लगेंगे ना तो उसके फेफड़े में चोट लगेगी। ठीक है, क्योंकि कालजे का मैं चोट कै तक लगे, 60 तक, पाछे फेफड़ा में लग गया। तो क्या हुआ कि 40 से लेकर 60 डेसिबल तक की ध्वनि की तीव्रता रहेगी। ये 17 मीटर के बाद अच्छी सुनेगी, कोई भी चीज अपने से 17 मीटर दूरी पे बज रही है ना तो वो अच्छी सुनेगी, सबसे अच्छी सुनेगी, सबसे अच्छी और सबसे अधिक सुनेगी, मतलब सबसे बेस्ट सुनेगी। और आंखों का जो होता है वो आपको पता है 25 सेंटीमीटर से दूर रख के अपन कोई चीज देखते हैं तो वो सबसे अच्छा दिखता है, उसका प्रतिबिंब बहुत अच्छा होता है। आगे बोला गया मनुष्य जो है ना वो 20 हर्ट्ज से लेके और 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है, सुन सकता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, पर्यावरण का क्वेश्चन है, साइंस में फंसा के दे देते हैं, साइंस का क्वेश्चन है पर्यावरण में दे देते हैं। तो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की मनुष्य ध्वनि सुन सकता है, ना तो इससे कम की सुन सकता ना ज्यादा की सुन सकता। ध्वनि की चाल जो होती है वो 340 मीटर प्रति सेकंड होती है। आपको पता ही है कि अपन कोई भी चीज नापते हैं वो मेक में नापते हैं। जैसे मान लो अपने रॉकेट वगैरह है हम छोड़ते हैं या कोई लॉन्च करते हैं मिसाइलें, तो उनकी दे रखे 1 मेक, 1 मेक का मतलब उसकी स्पीड इतनी है, 2 मेक का मतलब इसको गुणा गुणा कर दो, वो स्पीड होती है इसकी। ठीक है, और फिर कान के ऊपर असर जो होता है ना, कान पे असर, कान पे असर मात्र सुनी हुई ध्वनि का 1 सेकंड के 10वें हिस्से के बराबर होता है। ये बहुत बार पूछा गया है, यूपीपीसीएस में बहुत पूछा जाता है, तो ये अपने भी रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि यूपी और एमपी के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सोल्व करना चाहिए सेंट्रल लेवल के, क्योंकि वहां से क्वेश्चन अपने बहुत उठाए जाते हैं। फिर रोग क्या हो जाएंगे, बहरापन हो जाएगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, यदि कोई स्त्री गर्भवती है और लास्ट टाइम है उसका तो दिक्कत आ सकती है, हृदय रोग, ये सारे रोग इसके हो जाते हैं। ठीक है, अगला आता है अपना भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण में ये जो हरित क्रांति आई है आपकी 1966 के बाद में, है ना, तो नॉर्मल बोरलॉग ने इसको स्टार्ट किया था भारत में। जो एमएस स्वामी कृष्णनाथन थे जो अपने केरला के थे, उन्होंने भारत में इसको जनक बोला जाता है। तो ये हरित क्रांति के आने से क्या हुआ, ज्यादातर तो यूरिया यूज लेने लग गए, फिर कुछ उसके अंदर स्प्रे वगैरह मारने लग गए, पोटाश वगैरह का यूज लेने लग गए, तो वो भूमि की जो वास्तविक शक्ति है ना वो धीरे धीरे खो रही है। तो उस शक्ति को ले खोने को
और हमने कलाम के नेतृत्व में दूसरी हरित क्रांति लेके आए थे, उसके अंदर हम जैविक खाद यूज ले रहे हैं। तो देखो बदला, परिवेश के हिसाब से बदलना जरूरी होता है। तो भूमि प्रदूषण किससे होता है? औद्योगिक का हो चाहे मानव का हो चाहे किसी के अपशिष्ट जो भी होते हैं मिट्टी के अंदर मिला देते हैं, क्योंकि मिट्टी में पैदा होते हैं, मिट्टी में चले जाते हैं। इस सिद्धांत के तहत सारी चीजें मिट्टी में दफन कर देते हैं, तो भूमि प्रदूषण होता है। तो भूमि प्रदूषण आप राजस्थान में भी कई जगह देखा होगा कि कहीं पे अम्लीय भूमि हो जाती है, कहीं पे क्षारीय भूमि हो जाती है, तो सारे भूमि प्रदूषण होते हैं। अब ये भूमि प्रदूषण से क्या कई रोग हो जाते हैं, जैसे आपके शरीर जो है उसके ऊपर भी आपके खान पीन से आपका शरीर ठिकनापन हो जाता है, फिर दस्त वगैरह हो जाते हैं कुछ, और अन्य टाइप के कई रोग हो जाते हैं। एक आता है पर्यावरण, उसका जो आपका रेडियोधर्मी, ये चीजें क्या है, ये आप बार बार रिपीट करते हो, यहां से क्वेश्चन इक्का दुक्का आता है, लगभग सही हो जाता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण प्रदूषण जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, तो वो उनसे जो प्रदूषण होता है वो जमीन के अंदर, क्योंकि ये सबसे घातक होते हैं, सबसे घातक होते हैं, घातक होते हैं। जैसे जापान के अंदर बम गिराया करते, परमाणु बम थे, हाइड्रोजन बम है, न्यूक्लियर बम है, कुछ और छोटे पेनेट गन वगैरह जो भी हैं, तो उसमें अंदर पोटास वगैरह होती है, या फिर उसके अंदर जहरीले पदार्थ बनते हैं जो अपनी रेडियोधर्मिक कई दिनों तक चलते हैं और शरीर को धीरे धीरे छानते रहते हैं। आज जापान के अंदर 1945 को 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराए थे, है ना, उनका नाम था फैटमैन लिटिल बॉय, पूछ लिया जाता है कभी बार। तो उसमें आज भी बच्चे क्या हो रहे हैं, अपंग पैदा हो रहे हैं। तो वो किसका, इसका दीर्घकालीन, सबसे दीर्घकालीन प्रभाव है इसका, दीर्घकालीन, ठीक है। तो दीर्घकालीन इसका प्रभाव, ये आपके जो पर्यावरण थे, प्रदूषण थे, वो प्रदूषण देख लिए। अब आगे देखते हैं। अब भी एक चीज आती है, एक तो ग्लोबल वार्मिंग आता है और एक हरित गृह प्रभाव आता है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब अपनी पृथ्वी गर्म कैसे हो रही है, और किसकी वजह से हो रही है? हरित गृह की वजह से हो रही है। कैसे हो रही है? देखिए, ये अपनी पृथ्वी है, गोल है, ये पर्यावरण है, पर्यावरण है, ये सूर्य है, ठीक है, ये सन है, इससे किरणें आएंगी, किरणें आएंगी, तो ये लघु तरंग बोला जाता है इनको, सौर सौर किरण बोल दो। और ये कैसी होती है? लघु तरंग होती है, लघु तरंग होती है, ठीक है। ये यहां पृथ्वी पे टकराती है, तो इस जो आवरण है पर्यावरण, इसको पार कर लेती है, पार कर लेती है, पार कर लेती है। फिर इससे वापस टकरा के यदि ये जाती है ना, तो क्या होती है कि ये इसको पार नहीं कर पाती, ये अपारगम्य बन जाती है। सूर्य की किरण जो है, और इनको बोला जाता है धरातलीय तरंग, धरातलीय किरण, धरातलीय किरण। देखिए सीधा सीधा यही है, सूर्य से किरणें आती हैं, उनको लघु तरंग बोल देते हैं, इनको दीर्घ तरंग बोलते हैं, दीर्घ तरंग बोलते हैं, ठीक है। ये लघु तरंग दीर्घ तरंग को छोड़िए आप, सूर्य की सौर किरण आती है, सौर किरण पृथ्वी के धरातल से टकराती है, टकराने के बाद वायुमंडल को आते टाइम तो भेद कर देती है, लेकिन जाते टाइम पे ये पार नहीं कर पाती, ठीक है। ये आती है, आती धरातल के ऊपर कुछ सोख ली जाती है, कुछ ऊपर चली जाती है। फिर कुछ धरातल जो है वो कई प्रकार का है, पानी भी है, पेड़ पौधे भी है, मरुस्थल भी है, रेगिस्तान भी है, ठंडा भी है, गर्म भी है, बर्फ भी है। तो यहाँ पे कुछ तो अवशोषित हो जाती है, कुछ ये वापस धरातल से टकरा के, पृथ्वी से टकरा के ऊपर जाती है, तो ये ऊपर पूरी जा नहीं पाती, इसको पार नहीं कर पाती, पार नहीं कर पाती, तो ये इसको गर्म कर देती है, गर्म कर देती है। क्योंकि कोई भी किरण है, ये सूरज की किरण है, गर्म आएंगी, गर्म आएंगी, तो ये इसको वायुमंडल को पार कर देती है, वापस जाते टाइम पे धरातल से टकरा के, और ये जो दीर्घ तरंग होगी ये वायुमंडल को पार नहीं कर पाती, अंदर ही अंदर गर्म हो जाता है। जैसे आप देखते हो कि गाड़ी होती है, गाड़ी बंद शीशा धूप के अंदर खड़ी कर देते हैं, तो वापस उसको खोलते हैं तो जलन हो जाती है, क्योंकि वो किरण जो आई थी वो पार तो कर गई, लेकिन बाहर नहीं निकल पाई, बाहर नहीं निकल पाई, तो गाड़ी हमेशा गर्मी के अंदर या धूप में थोड़ी सी खड़ी करते ही ज्यादा गर्म हो जाती है। यही कारण है ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। अब इसका क्या है कि इसके अंदर गैस कौन कौन सी है, वो ही गैस है। हरित गृह क्या है? हरित गृह आजकल क्या है, एक ट्रेंड चला हुआ है कि कोई भी फसल जो है वो किसी भी सीजन में, आलू अपने को हमेशा मिलते हैं, केले हमेशा मिलते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की सब्जी ले लो, एनी टाइम अपने को मिलती है, मिलती है। तो देखो खेतों के अंदर वो जो मतलब एक ग्रीन हाउस बनाते हैं, जमीन होती है, जमीन के ऊपर हरा कारपेट लगा के एक ग्रीन हाउस बनाते हैं। तो वो हरा कारपेट जब लगता है ना,
तो वो बादलों को बांद्रा बनाने के लिए होता है कि भाई यहाँ पे नीचे पेड़ पौधे हैं, बरसात ज्यादा होगी, इस टाइप का नहीं है। वो ग्रीन हाउस गैस होती है, वो उसको डायरेक्ट जो है बारिश की बूंद भी आएगी तो झंझनाट से पड़ेगी, एक साथ नहीं पड़ेगी। और यदि इसके अंदर जो किरणें जाएंगी ना, वो भी लिमिट की जाएंगी। जितने छोटे छोटे पौधे होते हैं उसमें छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं, तो छोटे पौधे के लिए विनाशकारी नहीं हो इसलिए। दूसरी बात, जो फसल तैयार करते हैं अपन, तो वो भी ग्रीन हाउस के अंदर ही तैयार करते हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव भी वही है। फिर ये ग्रीन हाउस प्रभाव अपने अंदर सोख लेता है, और ज्यादा सोखेगा तो और पास में हो जाएगा, तो ये बड़ा जाके इसका मतलब ये बच्चा है। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है ये बच्चा है, और ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये पिताजी है। तो पिताजी बड़ा है और ग्रीन हाउस कम है, तो इसी से आगे जाके ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। अब इसकी गैसें देखते हैं। अब बात आती है ग्लोबल वार्मिंग की गैसें, कि ग्लोबल वार्मिंग गैसें कौन सी हैं जो गर्म करती हैं। पहले नंबर की सीक्वेंस पूछा जाता है इसमें, पहले नंबर की कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरे नंबर की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, तीसरे नंबर की मीथेन है आपकी। मीथेन जो है ये जो कोयले की खान होती है उससे निकलती है। भैंस यदि खाना खाती है, जुगाली निकालती है ना, उससे भी मीथेन निकलती है। जो आप भूसी जो होती है चावल की, उससे भी मीथेन निकलती है। और HFC हाइड्रोफ्लोरिक कार्बन होता है, और ये आपका हेक्सा सल्फर फ्लोरीन होता है। ठीक है, आगे जाके ग्रीन हाउस गैस है। ये ग्रीन हाउस गैसों का सीधा सीधा सीक्वेंस पूछा जाता है, 4, 5 और 6 तो पूरी है, 6 पूरी ग्रीन हाउस गैस है। इनका सीधा सीधा सीक्वेंस पूछा जाता है, क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा, जहां तक उम्मीद है यहीं से आएगा। पहली कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरी मेथेन है, तीसरे नंबर की क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, चौथे नंबर की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, पांचवें नंबर की आपका H2O पानी है। पानी का क्या रोल है, देखिए आप, पानी जो है ना, ये ग्लोबल वार्मिंग तो करता है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग तो नहीं करता, लेकिन ग्रीन हाउस करता है। कुछ छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, उसके अंदर पानी जो होता है वो गर्म हो जाता है, और वो वापस जो सूर्य की किरणें है ना उनको अवशोषित करके तो गर्म होगा, तो ये अवशोषित करके गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है, तो ये केवल इसका जो पूछा गया क्वेश्चन है यूपीपीसीएस के अंदर, कि पानी जो है, इसकी एक कोटेशन डाली गई थी कि पानी ग्रीन हाउस गैस है और ग्लोबल वार्मिंग गैस नहीं है। तो पानी जो है वो ग्रीन हाउस गैस के अंदर आएगा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के लिए इसको इसलिए जिम्मेदार नहीं माना गया क्योंकि पानी है, जल जीवन है। दूसरा, पूरी पृथ्वी का 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तो चाहिए होता है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड पूरी पृथ्वी का तापमान चाहिए होता है। यदि ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान नहीं रहेगा तो फिर क्या हो जाएंगे, प्राणी मात्र के लिए विनाश का कारण हो जाएगा। इसलिए इसको क्या मान लिया कि हाँ चलो ठीक है, ग्रीन हाउस में मान लेते हैं, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं करता। आगे जो आपकी ओजोन आती है, O3 जो है, उसको भी ग्रीन हाउस गैसों के अंदर जोड़ा गया है। तो 6 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन है, CFC है, N2O है, हाइड्रो ये जो आपका जल है, और ओजोन। ठीक है दोस्तों, अब आता है ओजोन संरक्षण। एक्चुअली क्या है, अपने पर्यावरण के जो प्रोटोकॉल होने लग गए थे या कन्वेंशन होने लग गए थे, बैठ के होने लग गई थी, वो तो 70 के बाद होने लग गई थी। क्योंकि आदमी जो है औद्योगिक क्रांति का मानव हो गया, औद्योगिक मानव हो गया, तो औद्योगिक मानव के अंदर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया तो होगी। जितना आप फायदा मिल रहा है उतना आपको पर्यावरण को नुकसान दे रहे हो। ठीक है, तो ओजोन संरक्षण की बात हो रही है। ओजोन संरक्षण का पहले तो पता ही नहीं चला था, फिर 1980 के अंदर अंटार्कटिका के ऊपर एक छेद देखा गया 16 किलोमीटर का, तब बोले हाँ यार ये तो छेद है, ये भी कोई बवाल है। तब उसके बाद में पता चला यार ये तो O3 है, O+O2+O मिलके क्या बना लेती है, O3 बना लेती है, ओजोन बना लेती है। ठीक है, अब ओजोन के अंदर बोला गया कि ये समताप मंडल के अंदर है और 15 से 35 किलोमीटर की दूरी पे है। ये जो अपनी ऊंचाई जो है ना, वो 15 से लेके 35 किलोमीटर ऊंची है ये, और किस मंडल में है, समताप मंडल में है। इसकी जो मोटाई नापते हैं ना समताप मंडल की, ये जो आपकी ओजोन की मोटाई नापते हैं ना, ओजोन की जो परत है ना, उसकी मोटाई नापते हैं तो वो डोप्सन में नापते हैं। पूछा गया है ये क्वेश्चन कि ओजोन परत की जो मोटाई है वो किस में नापते हैं, डोप्सन में नापते हैं, और ये ध्रुवों पर ज्यादा होती है। एक्चुअली क्या होता है कि बीच के अंदर सूर्य की किरण ज्यादा पड़ेंगी तो कुछ विनाश हो जाएगा, क्योंकि जब धूप ज्यादा रहेगी तो उनका घनत्व है ना वायु का, वो बिखर जाता है, और ध्रुवों के ऊपर बर्फ रहती है, वहां पे कम पड़ता है तो वो एक जगह जम जाता है। तो ध्रुवों के ऊपर जो इसका घनत्व है ना वो ज्यादा मिलेगा आपको, जबकि बीच के अंदर कम मिलेगा। अब बोला गया है कि ये होती किससे है, इसका नुकसान जो हो रहा है वो किससे हो रहा है,
इसका नुकसान, इससे आपको पता ही है कि कैंसर हो जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है, पराबैंगनी जो गंदी किरणें आती हैं, पराबैंगनी किरणें, बैंगनी किरणें, जब भी सूर्य ग्रहण होता है और चंद्र ग्रहण होता है ना, तो ये पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। तो क्या होता है उस टाइम पे गर्भवती महिला होती है या नवजात बच्चे होते हैं, उनको बोला जाता है कि घर से बाहर मत निकालियो, नहीं तो ग्रहण में गए जाओ। तो ग्रहण में गहने का मतलब यही है कि इसमें पराबैंगनी किरणें आती हैं और वो छोटे जो जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर, जो बॉडी के ऊपर फिजिकल रिएक्शन कर जाते हैं ये। ठीक है, तो आगे इसके अंदर बोला गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन फ्लोरीन और कार्बन जो है ना, उससे जो रेफ्रिजरेटरों से निकलते हैं, कुछ गद्देदार कुछ और चीजों से आपकी जो निकलती है, एयर कंडीशनरों से निकलता है ना, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। याद रखना, यदि ग्रीन हाउस गैस की बात आए तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, और यहाँ की बात आए ग्रीन हाउस ये जो ओजोन परत की, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, फ्रीओन है, फ्रीजो से रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली, हेलोन्स है जो ठंडे, जो बड़ी बड़ी कंपनियां उसको ठंडा करती हैं तो उस टाइम पे हेलोन्स गैस निकलती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है और मिथाइल ब्रोमाइड है, एक मिथाइल ब्रोमाइड है। ये सारी ठंडी गैसें हैं और ये जो है ओजोन परत को ज्यादा नुकसान कर रही हैं। अब बात आती है, कुछ और टॉपिक देखते हैं। और टॉपिक में सुपर ग्रीन हाउस गैस किसको बोला गया है? हाइड्रोफ्लोरिन कार्बन को बोला गया है। हाइड्रोजन, फ्लोरीन और कार्बन जो मिल जाते हैं, एक जगह हो जाते हैं, तो ये जो तीनों की तिकड़ी है ना, ये सुपर ग्रीन हाउस गैसेज बोली गई है। अब फल पकने वाली गैस, फल पकने, ये क्वेश्चन आरपीसी का बहुत चाहता क्वेश्चन है कि फल पकने वाली गैस की एसिटिलीन जो है एसिटिलीन जो है उससे फल पकते हैं। एथिलीन जो है, एथिलीन का स्प्रे मार देते हैं, गैस जो होती है छोड़ देते हैं केले वगैरह पकाने के लिए, ये काम में लिया जाता है। जो ग्रीन हाउस ग्रह होते हैं ना, शीत ग्रह के अंदर जो फल सब्जियां रखते हैं उनको पकाने के लिए एसिटिलीन है, एथिलीन है, और एक आता है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड जो है, इन तीनों से, कैल्शियम कार्बाइड की तो क्या पुड़िया भी तो आती है सूखी, वो डाल देते हैं अपन फल पकाने के लिए, तो ये फल पकाने के काम में आती है। तो एथिलीन गैस का बहुत बार पूछा जाता है, मेरे ख्याल से मैंने देखा है दिल्ली के अंदर, तो वहां पे आपका यूपी, एमपी और राजस्थान, हरियाणा चारों बोर्डों ने ये पूछ रखा है कि कौन सी गैस से फल पकाए जाते हैं, तो एथिलीन गैस से फल पकते हैं। ओजोन की क्या है, 3 जो है बैठक हुई है। पहला वियना कन्वेंशन की बात कर रहे हैं जो 1985 में हुआ था, आपको पता ही है, ये पहला है ओजोन गैसों के लिए, क्योंकि 84 तक तो उनको, 84 में तो पता चला था कि यार होल भी है इसके अंदर, तो उसको बचाने के लिए, ओजोन परत को बचाने के लिए 1985 में विश्व के जो राजनेता थे उन्होंने बैठक कर ली थी वियना में। अगला आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के अंदर बना था और 1 जनवरी 1990 से 89 से प्रभावी है। फिर 16 सितंबर को, ये याद रखना आप, 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, फिर आता है किगाली समझौता जो रवांडा के अंदर हुआ था। इनके अंदर सभी के अंदर बोला गया था कि क्लोरीन फ्लोरीन जो कार्बन है, सीएफसी, उसको खत्म करने के लिए बोला गया था। सीएफसी जो है उसको आपको खत्म करनी है। ठीक है, ये अब तो क्या हो गया, जो पेरिस समझौता हुआ था 2015 का, उसके बाद बोल दिया कि कोई ओजोन का अलग से नहीं चलेगा, कोई पर्यावरण का अलग से नहीं चलेगा, कोई भूमि का अलग से नहीं चलेगा, सारे के सारे वायुमंडल को नुकसान कर रहे हैं, तो उनको एक ही नाम दे दिया, कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का नाम दिया गया है। अब क्या होता है, क्या बताया गया कि ओजोन के अंदर जो है ना, ओजोन जो है ना, उसके अंदर प्रतिवर्ष 0.5% कम हो रही है वो, और साल के अंदर 4% कम हो रही है। 0.5% जो है ओजोन कम हो रही है और साल के अंदर जो है वो 4%। एक बात और आती है कि अब जो कोरोना काल के अंदर उद्योग धंधे सारी चीजें बंद हुई थी ना, कोरोना काल में, कोविड-19 के समय में जो उद्योग धंधे सारी चीजें बंद हुई थी ना, उस टाइम पे 1.5% बढ़ी है भाई साहब, लगभग 1.5% जो है ये जो ओजोन गैस है ये बढ़ी है। अब आता है अपना अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा के अंदर क्या होता है कि अम्ल वर्षा का जो मानक होता है, माप जो होता है, आप जानते हो 0 से लेकर 7 तक अम्ल होते हैं और 7 से 14 तक जो आपकी पीएच स्केल होती है, 14 तक क्षार होते हैं। तो 0 से 7 तक, तो 2.5 से लेके 5.5 तक जो है वो अम्ल वर्षा का लेवल मापा गया है। ये किससे बनती है? सल्फर डाइऑक्साइड से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड से, मीथेन से, नाइट्रोजन ऑक्साइड से और कार्बन मोनोऑक्साइड से बनती है। अब क्या होता है, ये पानी के साथ, ये जैसे होती है हवा के अंदर प्राथमिक प्रदूषक है, ये गैसें हवा के अंदर होंगी, पानी के साथ क्रिया करेंगी, पानी के साथ क्रिया करके H2SO4 क्या बना लेंगी? सल्फ्यूरिक
अम्ल बना लेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेंगे, ठीक है। आगे आता है आपका H2 है, वो नाइट्रोजन जो क्रिया करके क्या बना लेती है, वो नाइट्रिक अम्ल बना लेती है। ध्यान रखना ये ज्यादा है, ये 60% तक है और ये 30% तक है। जो तो ये अम्ल वर्षा के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी किसको माना गया है, तो आपको हमेशा सल्फर डाइऑक्साइड ही आंसर मारना है, ठीक है। तो इसके लिए सल्फर डाइऑक्साइड के लिए एक सम्मेलन हुआ, एक ही सम्मेलन हुआ, फिर तो ये पर्यावरण में जोड़ दिया गया। तो इसके लिए सम्मेलन हुआ हेलेंस्की। हेलेंस्की कहाँ पड़ता है, फिनलैंड का एक शहर है। आप जानते हो जहां का नोकिया मोबाइल आते थे वो भी तो फिनलैंड का शहर ही है। वहां की एक नदी है और एक शहर है। हेलेंस्की प्रोटोकॉल जो है वो 1985 के अंदर हुआ। उसके अंदर बोला गया कि ये जो है ना सल्फर डाइऑक्साइड, इसको खत्म कर दो। भाई इसके ऊपर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसको तो कम कर दो, लेकिन इसको बिल्कुल कम करने के 30% कम करने, और इसमें आधार वर्ष क्या रखा गया था, आधार वर्ष, आधार वर्ष रखा गया 1980 का, कि 1980 के स्तर से है ना आगे जैसे जैसे अपन औद्योगिक विकास करेंगे तो 30% सल्फर डाइऑक्साइड को, क्योंकि उद्योगों से सबसे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, इसको खत्म करेंगे। तो सीधी सी बात यही है कि अम्ल वर्षा जो होती है उसमें पहला नंबर जो होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड का होता है। फिर दूसरा जो नंबर होता है वो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, मीथेन का होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। ये प्राथमिक प्रदूषक है, प्राथमिक प्रदूषक है, ठीक है। तो ये प्राथमिक जो प्रदूषक है ना, तो इसको ध्यान रखने की बात यही है कि ये जो आप सल्फर जो है ना, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सबसे ज्यादा पर्यावरण को प्रदूषित करती है। फिर इससे अम्ल वर्षा से क्या प्रभाव पड़ता है कि ये जो संगमरमर वगैरह मकान वगैरह होते हैं वो खराब हो जाते हैं, किसी के स्किन रोग हो जाते हैं, मछलियां जो समुद्र में है वो मर जाती हैं, पर्यावरण या खाद्य श्रृंखला प्रभावित हो जाती है, समुद्र का पानी का हर जगह का, ये कहीं कहीं सिस्टम को, पूरे सिस्टम को खेला बिगाड़ देती है, इसलिए इसको ज्यादा माना गया। अब आती है बीएस। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, बीएस भारत स्टेज, कि भारत कौन सी स्टेज पे है। भारत अभी जो है वो 4th स्टेज पे है, क्योंकि जो गाड़ियां आ रही हैं अभी, जो मोटरसाइकिल नई स्कूटी ला बगो बटन चालू ही आवा लाइट आलो, तो लाइट को चालू बटन आया कुंदी की बग मैंने बिजली कौन बढ़ा है, वो बटन इसलिए देते हैं कि उसके अंदर वो पता चल जाए दूर से चलने से भी कि ये BS4 की गाड़ी है, ठीक है, BS4 की गाड़ी है। अब जो BS6 चालू हो गया, BS6 पहले बड़ी गाड़ियों में चालू हुआ, जैसे ओडी आ रही है, एक्सयूवी गाड़ी आ रही है, उसके अंदर आता है। भारत स्टेज जो 6 है ना, वो 1 अप्रैल 2020 से शुरू कर दिया गया है, और जो 4th था वो 1 अप्रैल 2017 से। अब ये कोटेशन एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि भारत जो है वो डायरेक्ट BS4 के मानक के बाद BS5 चालू किया, नहीं किया, क्योंकि भारत ने हमेशा BS4 को अपनाया, BS4 के बाद में सीधा 6 कर दिया, 5 को चालू नहीं किया। अब बात आती है पर्यावरण के लिए सम्मेलन कैसे हुई। ये सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला स्टॉकहोम में हुआ। स्टॉकहोम कहां पड़ता है आपका, स्वीडन में पड़ेगा, स्वीडन में। ये तो पता है ना इसको, स्वीडन के स्टॉकहोम शहर के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की याद में। तो स्टॉकहोम सम्मेलन जो है वो कब हुआ था, 5 जून 1972 को। 5 जून को अपना क्या आता है, पर्यावरण, वो पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस, कि पहली बार हम लोगों ने सोचा पृथ्वी के बारे में, इसलिए इसको 5 जून को जो बैठक हुई थी उसी दिन को क्या मान लिया गया, हमने पृथ्वी दिवस मान लिया, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मान लिया। इसके अंदर 25 सूत्रीय कार्यक्रम दिए गए थे कि 25 सूत्रीय कार्यक्रम भारत सरकार को, ये पेड़ पौधे लगाना कम करना, तो जलवायु जो ग्रीन हाउस गैस है ये सब कम करना, उसके लिए जो उस टाइम की बातें थी वो बोली गई। ये शुरू कब हुआ था, 1973 से शुरू हुआ था, 1 साल बाद में लागू हो गया था, ठीक है। ये बना 5 जून 1972 को था, स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर बना था। स्टॉकहोम सम्मेलन पृथ्वी के लिए पहली बार चिंता थी, पहली बार सोच थी पृथ्वी के लिए। दूसरा आता है विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 का, जो ये जलवायु के लिए था। विश्व जलवायु जो सम्मेलन है 1979 में, क्योंकि कहीं पे ज्यादा बरसात होने लग गई, औद्योगिक की वजह से कहीं पे कम बरसात होने लग गई, क्लाइमेट चेंज होने लग गया, टाइम खिसकने लग गया, तो उसको लेके इन्होंने सम्मेलन किया 1979 में। ये जनेवा में हुआ था और ये जलवायु का पहला सम्मेलन था। आगे आता है वियना। वियना आपको पता है 1985 में हुआ था, 1 जनवरी 1987 के अंदर ये लागू, वो 87 में लागू हुआ था, और ओजोन O3 के लिए चालू हुआ था। मॉन्ट्रियल समझौता जो है ये आपका 1987 के अंदर हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसको रियो डी जेनेरियो घोषणा भी बोलते हैं, रियो डीजे डी जेनेरियो, नेरियो,
ये रियो डी जनेरियो जो है ये ब्राजील की राजधानी है, ब्राजील की राजधानी है। तो ब्राजील की राजधानी रियो डी जनेरियो के अंदर एक सम्मेलन हुआ था कि भाई इसके अंदर हम लोग ओजोन की भी बात कर लेंगे, जलवायु की भी बात कर लेंगे और पृथ्वी की भी बात कर लेंगे। तीनों की बात करने के लिए यहाँ पे 1992 में एक सम्मेलन हुआ जो जून 1992 के अंदर हुआ था। इसको पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं, पृथ्वी सम्मेलन फर्स्ट बोलते हैं, पहला हुआ। फिर तो आगे 10 साल बाद में 2002 में हुआ। तो इसके अंदर 178 देशों ने भाग लिया था, बहुत बड़ी बात थी। दूसरी बात एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या है? देखो एजेंडा 21 लिया कब गया था? पृथ्वी सम्मेलन में लिया गया था। एजेंडा 21 जो है वो ये है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पर्यावरण को बचाना है, राष्ट्रीय स्तर पर भी पर्यावरण को बचाना है, और जो आपकी लोकल सरकार है ना उस स्तर के ऊपर भी पर्यावरण को बचाना है। इसी को एजेंडा 21 नाम दिया गया। ठीक है, जैव विविधता के लिए हो गया, वन संरक्षण के लिए हो गया। एक यूएनएफसीसीसी चला था कि ये जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क जो कॉन्फ्रेंस है आपका सम्मेलन है इसका जन्म हुआ था। अब जो पार्टी जो कॉन्फ्रेंस जो होती है, कोप जो होती है, वो कौन करवा रहा है? यूएनएफसीसीसी करवा रहा है। ठीक है, अब आता है बर्लिन सम्मेलन। बर्लिन कहाँ पड़ता है आपका? जर्मन में, जर्मनी का शहर है ना बर्लिन। बर्लिन सम्मेलन, बर्लिन की दीवार। तो कोप 21 जो कोप शुरू हुआ था ना वो पहला बर्लिन में हुआ था, पहला। ये पूछा जा सकता है कि कोप जो हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो हुआ थे, देशों के सम्मेलन जो हुआ था, वो पहला आपका कहां हुआ था? बर्लिन में हुआ था 1995। फिर तो ये हर वर्ष हो रहा है। ठीक है, ओजोन आयोजक कौन था इसका? यूएनएफसीसी था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है, जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज एंड कॉम्प्रिहेंशन की जो संस्था है वो करवाती है। अब आता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल ओजोन के लिए हुआ था, और ओजोन को सबसे ज्यादा नुकसान कौन है? ओजोन की ढाकन कौन है? ओजोन की है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो 159 देशों ने भाग लिया था। भारत ने 2002 के अंदर इसके ऊपर सिग्नेचर किए थे। और ये जो था क्योटो प्रोटोकॉल ये 1997 में बनाया था, आपको पता ही है। फिर ये कोप 3 हुआ था उस टाइम पे, और भारत ने 2002 के ऊपर इसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे। पहले पूछा जाता है क्योंकि अब तो क्योटो प्रोटोकॉल का जो प्रोसेस है ना 2012 में खत्म हो गया, तो इतने क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन पहले अच्छा क्वेश्चन बनता था। ओजोन 3 के लिए था, इसमें ग्रीन हाउस जो गैसेज है उनके लिए बोला गया कि ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो 2008 से 12 तक की 4 साल की जो अवधि है ना उसको 90 तक के स्तर पे ले जाना है, और उससे भी 5% कम करना है। मतलब ये जो 12 के अंदर जो ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जित हो रही है ना वो 1990 के स्तर की होनी चाहिए, और उससे भी 5% की कमी होनी चाहिए। अब अगला आता है आपका जोहान्सबर्ग, जिसको रियो 10 घोषणा बोलते हैं या पृथ्वी 2 बोलते हैं, पृथ्वी 2 सम्मेलन। पहला कहां हुआ था? रियो डी जनेरियो ब्राजील के अंदर 1992 के अंदर। दूसरा कहां हुआ था? जोहान्सबर्ग के अंदर हुआ था, रियो 10। पहले में क्या हुआ? एजेंडा 21 लिया गया, जैव विविधता के लिए बात की गई। ठीक है, यूएनएफसीसी को स्टार्ट किया गया था। और यहाँ पे क्या हुआ? 2002 के अंदर जोहान्सबर्ग में 10 साल बाद में हुआ। तो यहाँ पे सतत पोषणीय विकास को मान्यता दी गई थी लक्ष्य। ये पूछ लिया जाता है भाई कि सतत पोषणीय विकास को लक्ष्य कब बनाया गया था? तो ये जोहान्सबर्ग रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन 2 के अंदर बनाया गया था। सतत पोषणीय विकास वो होता है जो अपनी भावी पीढ़ियों को, हम किसी चीज को खर्च कर रहे हैं तो अपनी आने वाली पीढ़ी को और इसी पीढ़ी के लिए और बचा के, खुद भी इस हिसाब से यूज करो और आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा के रखो, उसको सतत पोषणीय विकास बोला गया है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो कॉन्फ्रेंस हुआ था यूएनएफसीसी का, एफसीसी का, उसी को ही कोप बोलते हैं। ये पेरिस में हुआ था 2021 का जो हुआ था 2015 वाला। तो इसकी डेट भी पूछ लिया जाती है, 12 दिसंबर को हुआ था, सर्दियों के अंदर हुआ था और 12वां महीना था। ठीक है, आप लोगों की एग्जाम भी है वो दिसंबर के अंदर है, 12वें महीने में है, तो ये ठीक है। दूसरी कोप 21 बोला जाता है, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है उसका 21वीं बैठक थी। ठीक है, ये कहां हुआ था? पेरिस के अंदर हुआ था, फ्रांस के अंदर हुआ था। फ्रांस की राजधानी है ना पेरिस, फ्रांस के अंदर हुआ था। इसमें बोला गया जलवायु के बारे में बात की गई, कृषि का सतत विकास एसडीजी की बात की गई, संपोषणीय विकास की बात की गई। इसके अंदर कितने लक्ष्य रखे गए थे? 17 लक्ष्य थे ना, आपने 17 लक्ष्य थे। 2030 तक इनको प्राप्त करना था, 2030 तक प्राप्त करना। तो भारत में 2016 से चालू हो गए थे और 30 में इसको कंप्लीट करने की बात हो गई है। लक्ष्य जो थे 17 रखे गए, 2030 तक प्राप्त करने थे। क्योटो की जगह थी, क्योटो प्रोटोकॉल था 1997 में बना था, जापान के अंदर बना था, और वो
सॉरी 2012 तक आते आते क्या हो गया, वो खत्म हो गया था। ठीक है, वो उसके बाद सबको मिला के एक कर दिया। कहने का मतलब पेरिस समझौता इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सारे जो होते थे फ्रेमवर्क, अलग अलग सम्मेलन होते थे, उनको सबको मिला के एक कर दिया कि एक ही बैठक में हम सारे मुद्दों की बातें करेंगे। क्योटो लागू हुआ। ये कहा है कि वैश्विक तापमान की जो वृद्धि है ना, पूर्व औद्योगिक काल कब था, 1800 मतलब 35-30 के बाद में ब्रिटेन के अंदर जो आविष्कार होने लगे थे, औद्योगिक काल, औद्योगिक क्रांति जो है ना, उससे पहले का स्तर लाना है। पहले के स्तर से भी 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम करना है। कि भाई अपने को जो वैश्विक तापमान जो है ना, विश्व का तापमान उस टाइम पे था, जो 1850 की ईस्वी की बात हो रही है, उससे भी अपने को 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम करना है। ये लक्ष्य रखा गया है, ये लक्ष्य है भाई, लक्ष्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2030 तक का लक्ष्य है, ये ध्यान रखना। आगे कह रहा है कि यदि इतना नहीं हो सके ना, तो ईमानदारी से अपने आदर्श रूप से कम 1.5 तो करना। यदि पूछ लिया जाए कि आदर्श रूप से कितना लक्ष्य रखा गया है, तो 1.5 डिग्री तापमान को कम करना है। और यदि कितना लक्ष्य रखा गया है पेरिस सम्मेलन के अंदर, तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को कम करना है। 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को कम करना है। जो अपना पेरिस का सम्मेलन हुआ था, COP21, तो उसको मान्यता कब दी गई थी, 16वें में दी गई, वो 21वां का 22वें में दी गई थी, और 22वां अपने न्यूयॉर्क में हुआ था, यूएसए में हुआ था। अब आती है COP27 जो अभी हुआ है 2022 का, अभी लेटेस्ट हुआ ही है। ठीक है, ये शर्म शेख में हुआ है। शर्म शेख कहाँ पड़ता है, मिस्र में पड़ता है। मिस्र में पूछ लिया जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि COP27 कहाँ हुआ, शर्म शेख में हुआ, मिस्र में हुआ है। इसके अंदर अपने पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी गए थे। श्री भूपेंद्र यादव जी जो पर्यावरण मंत्री हैं, वो गए थे। भारत ने इसके अंदर एक दीर्घकालीन लक्ष्य रख दिया। दीर्घकालीन, बहुत अच्छी बात है, भारत के लिए एक दीर्घकालीन लक्ष्य रखा गया है। और उस दीर्घकालीन लक्ष्य के अंदर कहा गया है कि हम 2070 तक है, और जो कार्बन का उत्सर्जन जो हो रहा है ना, उसको शून्य कर देंगे। कि भाई आज तो हमसे नहीं होगा, क्योंकि अभी तो हम डेवलपिंग से ऊपर चढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं, सिस्टम सुधार रहे हैं, लेकिन 2070 तक हम क्या कर देंगे, कार्बन उत्सर्जन को शून्य कर देंगे। तो ये पूछा जा सकता है कि भारत ने कितना लक्ष्य रखा, तो 2070 का लक्ष्य रखा। कितना करने का लक्ष्य रखा, कार्बन को शून्य करने का, मतलब बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। ऐसी झिकझिक वाली बात नहीं है कि हम 1% पे ले आएंगे, आधे पे ले आएंगे, नहीं, बिल्कुल शून्य ही कर देंगे। ठीक है, तो ये COP27 कहाँ हुआ, 2022 का मिस्र में हुआ, शर्म शेख में हुआ था। इसके अंदर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र जी यादव गए थे। फिर ये दीर्घकालीन भारत ने एक समझौता किया, अपना स्पीच दिया, उसमें कहा कि 2070 तक हम कार्बन उत्सर्जन है उसको शून्य घोषित कर देंगे। आगे COP21 जो आयोजित होगा, ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि पहली बार किसी अरब देश के अंदर हो रहा है, तो आयोजित होगा 2023 के अंदर। COP21 आबू धाबी के अंदर आयोजित होगा, और ये संयुक्त अरब अमीरात के अंदर है, आबू धाबी। तो 23वां पहली बार अरब देशों के अंदर हो रहा है कोप का कोई सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का। करवाता कौन है, UNFCCC करवाती है। ठीक है, फ्रेमवर्क जो कॉन्वेंशन जो फ्रेमवर्क है वो करवाती है। तो आज का अपना टॉपिक दोस्तों कंप्लीट हुआ। एक टॉपिक के अंदर पूरा डाल दिया, बहुत अच्छे से और ध्यान से नोट्स बना के पढ़ना, काम में आएगा।